बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है उसका हम आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर जो है हम एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एविडेंस ऑफ एटम, उसके अलावा साइज़ ऑफ एटम और मैसेज ऑफ एटम जो हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एटम क्या है, एटम के मीनिंग क्या है, एटम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो एटम जो है, एटम के मीनिंग हम देखेंगे, एटम की डेफिनेशन और एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। तो एटम के मीनिंग क्या है। एटम जो है एक ग्रीक वर्ड एटोमॉस उससे निकला है, जिसके मतलब है इंडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम। तो एटम जो है ये एक नाकाबिले तकसीम पार्टिकल है। एटम को जो है वो मज़ीद तकसीम जो है वो नहीं किया जा सकता, इसको मज़ीद जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता, इसके मज़ीद जो है वो हिस्से नहीं किए जा सकते। तो एटम को डिफाइन कैसे करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। यानी कि रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में जाते हैं। क्या होता है कि रिएक्टेंट जो हैं उनके दरमियान, रिएक्टेंट के जो एटम हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड होता है प्रोडक्ट के दरमियान, प्रोडक्ट के एटम के दरमियान। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो ओल्ड बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड है, वो ब्रेक होगा और प्रोडक्ट के अंदर जो है एक नया बॉन्ड जो है बनेगा, जिसके नतीजे में आपके पास जो है वो प्रोडक्ट हासिल होगा। कुछ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो एटम हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते फ्रीली, ये अपना जो वजूद है आज़ादाना तौर पर बरकरार नहीं रखते। उसके अलावा कुछ एटम जो हैं जिस तरह हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जो हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि कुछ एटम जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते और कुछ एटम जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन है। ये वाली नोबल गैसेस, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। और ये कुछ एलिमेंट जो हैं वो फ्रीली एटम जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसकी वजह क्या है कि ये फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते और ये वाले जो हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं इनका ऑक्टेट जो है या इनका डुप्लेट जो है वो मुकम्मल होता है, यानी कि इनके बाहर वाले शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इन्हें मज़ीद जो है वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जो है वो इस्तेदाद नहीं होती। उसके अलावा दूसरे जो है हमारे पास हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो कैल्शियम है, ये किसी दूसरे मतलब कि इनका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट होता है और ये अनस्टेबल होते हैं, इन्हें मज़ीद जो है ये बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। और ये वाले जो नोबल गैसेज ये फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ से एक हमारे पास और डेफिनेशन आ गई एटम की। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि जो एटम है ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपना वजूद जो है वो आज़ादाना तौर पर बरकरार रखते भी हैं और नहीं भी रखते। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि ये मेरे पास क्या है, सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम का ये हमारे पास सिंबल है जिसको H से डिनोट करते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर आप जो है ना एटम का स्ट्रक्चर देखें ना, वो कुछ इस तरह है, यानी कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो एटम का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस होता है। उसके इर्द गिर्द ये सर्कुलर जो है, ये सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, इनको शेल कहते हैं। इन शेल के अंदर ये रेड जो बॉल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन शेल के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है और इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। ये मेन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो दो तरह के पार्टिकल्स आ गए, एक स्टेबल पार्टिकल्स और दूसरे जो हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल के अंदर जो है वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। और जो अनस्टेबल पार्टिकल है उनके अंदर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, उसके अलावा एंटी प्रोटॉन और वगैरह वगैरह। ये कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना उसके अंदर 100 के करीब जो है पार्टिकल जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास आ गया जी एविडेंस ऑफ एटम। एटम के बारे में शहादत, एटम के बारे में गवाही, एविडेंस ऑफ एटम। तो आपकी बुक में एक लाइन जो है वो गिवन है, वही मैंने राइट की है। उसके मुताबिक क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम। वो कहता है कि जो एटम जो है ना इसको देखना जो है वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो कहता है कि कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है अगर इसको हम डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर इसको देखा है तो कुछ जो है वो डायरेक्ट एविडेंस जो है वो हासिल होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बाल है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका साइज जो है वो 2 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर है। अब इसको मैंने डिटेक्ट किया, इसको हमने डिटेक्ट किया, कैसे किया, इसके ऊपर मैंने लाइट फॉल करवाई। ऐसी लाइट इसके ऊपर मैं फॉल करवाऊंगा जिसकी वेवलेंथ जो है इस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो या इससे कम हो। अगर इसके बराबर या इससे कम होगी तो इसके साथ टकराएगी और ऑब्जर्वर के पास बैक आ जाएगी। और अगर इससे लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो वो इससे या ऊपर से गुजर जाएगी या इससे नीचे से गुजर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 नैनोमीटर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो मैंने इस्तेमाल की और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो 2 नैनोमीटर है। तो क्या हुआ कि वो जो है इससे नीचे से गुजर गई, उसके साथ टकराई नहीं। फिर मैंने बाल लिया, उसका साइज़ जो है वो 1.5 नैनोमीटर है। इसके ऊपर ऐसी लाइट मैंने फॉल करवाई जिसकी वेवलेंथ जो है वो 1.5 नैनोमीटर है। तो वो क्या हुई, इसके साथ टकराई, टकरा के वापस मुड़ गई जो ऑब्जर्वर के पास, ठीक है। तो दो तरह की माइक्रोस्कोप है, एक है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो एटम को डिटेक्ट किया गया है ना, या एटम को देखा गया है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया है। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है उसका जो इल्यूमिनेशन सोर्स है, इल्यूमिनेशन सोर्स इसके अंदर जो है वो लाइट है। मतलब कि इल्यूमिनेशन सोर्स मतलब कि जो चीज़ को चमकाता है वो कौन सा सोर्स है, वो लाइट है। कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर है। तो 500 नैनोमीटर यानी कि ये बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ 450 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर होगा उसको ये डिटेक्ट नहीं करेगा। उसका साइज़ जो है वो हम इस ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो डिटेक्ट किया गया या इलेक्ट्रॉन का साइज़ जो है, सॉरी एविडेंस जो एटम देखा गया है, एटम का जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इल्यूमिनेशन सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉन की बीम। तो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है
वो जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है, यानी कि एटम की जो साइज़ है या एटम के बराबर है, तो वो उसके साथ जो है वो टकराई। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए मेरे पास जो है एक फोटोग्राफ आया है। किसका फोटोग्राफ है? ग्रेफाइट का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक हमारे पास फोटोग्राफ जो है वो ग्रेफाइट का है, जिसको जो है मैग्नीफाई किया गया। ये छोटा था, इसको बहुत जो है ना मैग्नीफाई किया गया और इसको देखा गया। तो इसके अंदर क्या है कि ये वाले जो ब्राइट जो हैं या वाइट बैजेस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेफाइट को, एटम ऑफ ग्रेफाइट को। और जो इसके अंदर डार्क बैंड्स हैं या डार्क लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं उन दो के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि ग्रेफाइट या कार्बन का जो दो एटम है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन डार्क लाइन से रिप्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास जी साइज ऑफ एटम या डायामीटर ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम या डायामीटर ऑफ एटम। एटम जो है वो स्फेरिकल है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको डायामीटर कहते हैं या साइज कहते हैं। तो 20th सेंचुरी के अंदर जो है 20वीं सदी के अंदर एक्स रेज एनालिसिस के ज़रिए जो एटम का साइज़ है वो 2×10⁻⁻10 मीटर है, यानी कि एटम का जो साइज़ है वो कितना है? इतना है। अब ये वाला जो है ये मीटर के अंदर है। अगर आप इसका यूनिट चेंज करें, इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर लेके आएँ तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। और अगर इसको और कम कर दें, नैनोमीटर के अंदर लेके आएँ तो ये आपके पास 0.2 नैनोमीटर आता है। तो ये वाला जो इसका साइज़ है ना, ये MCQs के हवाले से जो है बहुत अहम है। यहाँ पे 1 या 2 MCQs जो हैं वो साइज़ से आते हैं, इस तरह आपका 1 या 2 नंबर जो हैं यहाँ से कन्फर्म हो रहे हैं। उसके बाद रेडियस क्या होता है? तो रेडियस जो है वो एटम के सेंटर से लेकर आउटवर्ड बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो एटम का साइज़ है या एटम का जो डायामीटर उसका हाफ जो होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो एटम का साइज़ का हाफ करें तो आपके पास 1×10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम या 0.1 नैनोमीटर जो है एटम का रेडियस आता है। उसके बाद आ गया जी मैसेज ऑफ एटम, कि एटम का मैस क्या होता है। मैसेज ऑफ एटम, तो एवरेज मैस ऑफ एटम जो है वो है 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg। एटम का मैस जो है यहाँ पे केजी में लिया गया। वैसे तो देखा जाए ना कि एटम का साइज़ जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसके साथ शेल बढ़ते हैं और एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो एवरेज जो मैस है ना एटम का किलोग्राम के अंदर वो है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻25। अगर इसको आप किलोग्राम के अंदर हैं, अगर इसको आप कन्वर्ट करें ना ग्राम के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आप जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10⁻³ के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10⁻⁻24 to 10⁻⁻22 ग्राम जो है वो मैस आएगा एटम का। और इसको अगर आप जो और काम करना चाहते हैं, मिलीग्राम के अंदर करना चाहते हैं, तो फिर दोबारा इसको फिर आप जो है वो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 10⁻⁻21 to 10⁻⁻19 मिलीग्राम जो है एटम का मैस आ जाता है। ठीक है, तो अब जो नया जो है मॉडर्न यूनिट है किसी भी एटम के मैस का वो है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, जिसकी वैल्यू जो है वो 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो ये था मैस ऑफ एटम। उसके अलावा एक जनरल नॉलेज से जो है उसके लिए एक सवाल है। कहते हैं कि एक जो यहाँ पे स्पॉट मैंने लगाया ना, ये वाला, अब ये बड़ा स्पॉट हो गया, छोटा ये वाला स्पॉट जो है ना वो मैंने पेंसिल या पेन या मार्कर के साथ लगाया ना, तो कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो 2 मिलियन एटम जो है वो मौजूद हैं। 2 मिलियन
इसके अंदर एटम है। और इस तरह पानी का जो एक ड्रॉप है, पानी का एक कतरा जो है, उसके अंदर जो है वो 3 ट्रिलियन एटम जो है वो होते हैं। 3 ट्रिलियन मतलब कि 3 खरब एटम जो हैं वो पानी का एक ड्रॉप जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब पानी का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो 3 एटम जो हैं, मॉलिक्यूल जो पानी का मॉलिक्यूल उसके अंदर 3 एटम है। तो पानी का एक ड्रॉप जो है वो उसके अंदर 3 ट्रिलियन जो है एटम मौजूद हैं। तो 3 ट्रिलियन को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 9 ट्रिलियन एटम जो हैं वो पानी के एक ड्रॉप के अंदर मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन था बेसिक कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।